Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our next lecture on EMI. ठीक है, देख रहे हो काला मेहंदी होगी एकदम है ना, ब्लैक मेहंदी। ओके, तो आज हम लेक्चर में हमारा जो फोकस रहेगा टू एंड द थ्योरी ऑफ दिस लेक्चर, बिकॉज मतलब दो ही टॉपिक रह रहे हैं इस लेक्चर में, जिस चैप्टर में एक म्यूचुअल इंडक्शन, ओके, एंड द सेकंड थिंग इज एसी जनरेटर। ओके, सो अपन लोगों को थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा फॉर नेक्स्ट चैप्टर, थोड़ा सा बेस हो जाएगा यहाँ पे कि नेक्स्ट चैप्टर में होने वाला क्या है। ओके, द नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑन एसी। तो आपके लिए उसको एक या दो लेक्चर के लिए मैं वेट कराऊंगा। ओके, एक ही लेक्चर में कर दूंगा काम। हाँ, कम से कम 10 न्यूमेरिकल EMI पे मैं अभी आपको कराऊंगा बोर्ड लेवल के, ठीक है, और नीट और JEE लेवल के न्यूमेरिकल होंगे बट आफ्टर सम टाइम। ओके, लेट जस्ट कंप्लीट द सिलेबस। ओके, सिलेब जो है अभी अच्छा खासा बचा है, तो लेट जस्ट कंप्लीट दिस थिंग एंड देन वी गो टूवर्ड्स हाई लेवल एंड। ओके, अभी मेरी जो स्टडी चल रही है, यदि आप इसी बेस पे अपने आप कुछ क्वेश्चंस करो, एज आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स और एनी अदर प्लेटफॉर्म्स, ओके, यू कैन आस्क मी फॉर दोज थिंग्स। ओके, तो मैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दूँगा फॉर हाई लेवल, जो आप बड़े आराम से कर सकते हो, बिकॉज जो मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, वही सब कुछ है। ओके, एंड इफ़ यू डू हैव सम डाउट्स ऑन इन दोज क्वेश्चंस कैन आस्क मी व्हेनेवर यू वांट। ओके, अप टू 12 मैं जगह रहता हूँ। ओके, लेकिन उसके बाद मैं सोता हूँ, और सोता हूँ तो कम से कम 8 बजे तक सोता हूँ, उसके बाद उठता हूँ। ओके, तो आप उस आवर में 12 to 8 आवर में मैसेज करोगे तो उम्मीद मत रखना कि आई एम गोइंग टू रिप्लाई इन 15 to 10 मिनट्स और 1 आवर। ओके, मैं उसमें रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा रिप्लाई करूँगा फिर 8 बजे के बाद सुबह। ओके, सो ठीक है, हाँ, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी कहानी है, तो कब कहानियाँ चलती रहेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करें म्यूचुअल इंडक्शन से। म्यूचुअल इंडक्शन, आपको यदि कुछ आवाज़ आ रही थी, घूं 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 कुछ भी लिट ऐसी आवाज़, तो लेट मी टेल यू के ऊपर ग्राइंडर चल रहा था, उसमें मसाले कूटे जा रहे थे। मम्मी अपनी खाने की तैयारी कर रही है और मैं अपनी खाने की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, नाउ लेट जस्ट टॉक अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन? बट बिफोर इट लेट जस्ट टॉक अबाउट समथिंग लाइक कि सेल्फ इंडक्शन क्या था। ओके, जरा सा रिवाइंड कर लेते हैं, सेल्फ इंडक्शन था क्या? सेल्फ इंडक्शन वाज द कि आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओ। ओके, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओ, और ये क्या है कि आपने अपने दोस्त को मोटिवेट किया एंड दोस्त आपको मोटिवेट कर रहा है, चल बेटा चल आजा, चलते हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके, कि बोलते हैं ना यार बाइक पे चलते हैं, आजा घूमने चलते हैं, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, अरे तू चल ना। म्यूचुअल इंडक्शन इज लाइक दैट। ओके, मेरा मन नहीं है लेकिन तब भी लेके खींच के, दिस इज सेल्फ मोटिवेटेड, उसको कोई जरूरत नहीं मोटिवेशन की। सेल्फ इंडक्शन इज लाइक सेल्फ मोटिवेटेड चाइल्ड। ओके, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती टीचर को कि बेटा पढ़ लो कुछ बन जाओगे, और घर वालों को कि बेटा ऐसा इसकी केस में पॉसिबल नहीं है, मतलब वो अपने आप ही सबसे जुदा है। ओके, सो हमने इसके बात करी थी कि जो phi होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, एंड जो phi आएगा वो आता हमारा L इंटू आई, वेयर L इज द सेल्फ इंडक्शन। आप इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हो और सेल्फ इंडक्शन बोल सकते हो, इट्स अप टू यू वट एवर यू वांट टू से टू इट। ओके, इसका जो यूनिट हमने बोला था देयर वाज हेनरी। ओके, देयर वाज वन थिंग कि मैंने इसकी आपको डेफिनेशन नहीं बताई थी। डेफिनेशन नहीं बताई थी, तो लेट जस्ट टॉक अबाउट इट। EI का वैल्यू क्या आया था? दैट वाज द वैल्यू ऑफ EI. EI was equal to L di by dt. Okay, you can say this as indicative. Okay, so from here we can say that L equal to EI by di by dt. What is di by dt? Di by dt is the rate of change of current. ऐसा कहीं पे भी मिले ना तो कुछ वर्ड्स याद कर लो, रेट ऑफ चेंज, ये तो सबसे पहला वर्ड लगा दो जब भी ऐसा कुछ दिखे ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ तो लगाना ही है। अब जो यहाँ पे लिखा है उसको लिखो यहाँ पे, फिर उसके बाद करंट और नीचे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, दिस इज द थिंग। ओके, मैं यदि इसको कह दूँ 1 एम्पियर पर सेकेंड, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन
L is equal to EI or not? L is equal to EI. Okay, so we can say that ki self induction is equal to that induced EMF inside a solenoid when the rate of change of current is unit, or a unit rate of change of current is applied to the solenoid. The induced EMF is equal to its inductance, its self induction. Okay सर, समझ में आया ना? बहुत आसान था, लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ नहीं था इसमें। क्या था? केवल और केवल डेफिनेशन बनानी सीखनी है हमको। ओके, हम याद नहीं करने वाले, मैं कोई डेफिनेशन याद नहीं करता हूँ। आप बोलोगे कि सर आप तो क्या है, आपको तो लेक्चर लेना था, आप ले आए, बुक उठा ली होगी, उसमें से 2 लाइन याद करनी थी आपको कुछ सेकंड्स के लिए, और आपने बोल दिया पे आपको चेप दी। ऐसा नहीं है। ओके, मैं कभी कोई डेफिनेशन याद नहीं करता हूँ। बहुत ही रेयर केस होता है कि मैंने डेफिनेशन मेरे को रट गई हो, तो मैंने रटी रटाई डेफिनेशन आपको चेप दी, लेकिन वो कोई रेयर केस होता है, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन हैज़ रिएक्शन। ओके, वो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मुझे कोई याद करने को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आई एम जस्ट मेकिंग द सेंटेंसेस, आई एम जस्ट मेकिंग, एंड इफ़ यू नो द इंग्लिश वेरी वेल, बेटर देन मी, आई थिंक सो, आप लोग बहुत तेज हो, आप लोग की इंग्लिश मेरे से भी अच्छी होगी, तो यू कैन मेक द डेफिनेशन L इज इक्वल टू EI when the rate of change of current is 1 ampere per second, the induced EMF inside a solenoid is equal to the inductance, self inductance of that solenoid. That's it. And the unit of this is Henry. Okay, क्लियर है? कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। याद आ गया? इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन याद आ गया? ओके, यस, आई वाज सेइंग दैट इन द प्रीवियस लेक्चर कि आई एम गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल ऑन इट, बट ठीक है, पहले अभी इसको ख़त्म ही कर देते, कहानी, सारी कहानी एक साथ ख़त्म करके सारे न्यूमेरिकल एक साथ ही करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन? ओके, लेट्स ट्राई टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। हम जो साइंटिस्ट लोग थे ना, बहुत चालाक थे। क्या? देखो, फराडे बोला कि ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी अ करंट इंड्यूस्ड इनसाइड अ क्लोज लूप। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, बट इट इज क्लोज लूप। इफ इट इज क्लोज लूप देन देयर विल बी अ करंट। ओके, अपन लोगों ने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल करंट लगा दी, ऑब्वियसली बात है AC लगाई। ओके, वी यूजिंग अ वेरिएबल करंट। ओके, तो इसमें से एक वेरिएबल करंट फ्लो कर रही होगी। ड्यू टू द वेरिएबल करंट इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। ड्यू टू द चेंज इन करंट इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एज B of a solenoid is equal to N mu naught I. Okay, I'm not changing the N of this solenoid. Okay, basically I'm not changing the medium, which is I'm using the space. Okay, so I'm not changing at all. So mu naught is not changing. So the thing is changing is I. So due to the change in I, there will be a change in magnetic field inside the solenoid here. Okay, so due to the change in magnetic field, as we know, phi is equal to BA cos theta. Here the A is not changing, solenoid constructed. Okay, so उसकी A change नहीं हो रहा है, so basically the changes thing is phi. Okay, phi change हो रहा है। Okay, phi change हो रहा है, इतना चीज हमें समझ में आ गया कि I'm changing the I and here the flux is changing. Okay, हमने क्या करा, यहाँ पे पास में इसके एक और कॉइल रख दी, एक और कॉइल रख दिया, जिसमें लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे हमने कोई सोर्स नहीं दिया, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं दी। देखो, पिछली बार हमने क्या किया था, व्हाट वी आर डूइंग, पिछली बार हमने सेल्फ इंडक्शन देखा था, इसी के अंदर, इसके अंदर अभी भी हो रहा होगा, अभी भी इंडक्शन हो रहा होगा, रिमेंबर दिस थिंग। बट इस बार हम इसको नहीं पढ़ रहे, इसको पढ़ेंगे, इसको। नाउ लुक एट हियर, there will be a current I1. Let me mark it
एज I1। ओके, अब देखो जरा यहाँ पे क्या बात, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया होगा, जरूर आया होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया होगा कि नहीं आया होगा? जरूर आया होगा सर, आया होगा ना। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे भी चेंज आ रहा होगा इसकी वजह से, क्योंकि करंट चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो ड्यू टू दैट फ्लक्स चेंज हो रहा होगा इसके अक्रॉस। इस सोलेनॉइड में फ्लक्स चेंज हो रहा है इस करंट की वजह से। ध्यान से सुनो व्हाट आई एम सेइंग। इसको मैं बोल देता हूँ सेकेंडरी कॉइल, ओके, एंड दिस इसको प्राइमरी कॉइल, ओके। सो फ्लक्स changes in secondary coil due to primary coil due to change in current in primary coil, okay। प्राइमरी कॉइल में करंट की चेंज होने की वजह से द फ्लक्स इज चेंजिंग इनसाइड द सेकेंड कॉइल एंड ड्यू टू दिस देयर विल बी अ करंट इनसाइड दिस। हाँ या ना, जल्दी बोल, हाँ या ना, देयर विल बी अ करंट। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। फ्लक्स चेंज होने से यदि क्लोज लूप है तो यहाँ पे करंट बनेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। हाँ या ना, जल्दी बोल। चलो ठीक है, अभी बस इस सेंटेंस पे ध्यान दो। ओके, we saw that in the experiments अपन लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है कि जो चेंज है फ्लक्स में phi2, this change is directly proportional to current I1। this is the thing। एक्चुअली इसमें कोई मैजिक नहीं है, बहुत ही सोशल थिंग है, क्योंकि ये फ्लक्स जो है वो करंट की वजह से ही तो हो रहा है। ओके, सो जितना करंट में चेंज होगा phi2 उतना बड़ा होगा इन सेकेंडरी कॉइल। बेसिकली बस यही चीज़ है कि सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट टू करंट की फर्स्ट कॉइल की करंट। ओके, बस यही चीज़ थी, और यहाँ पे इन्होंने लगा दिया। अच्छा, टोटल फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पे भी, याद रखिएगा ये चीज़, टोटल फ्लक्स, दिस इज द थिंग। और इसको हमने बोला म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो बुक में यहाँ पे आपको लगा के देगा 1 2 और 2 1, कोई मतलब नहीं बैठता इसका, कोई मतलब नहीं बैठता, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन दोनों कॉइल के लिए, पेयर ऑफ कॉइल के लिए सेम रहेगा। जितना म्यूचुअल इंडक्शन इसका है उतना म्यूचुअल इंडक्शन इसका रहेगा। या ओके, चलिए, तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, कितना आसान है। द टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current in first coil, and this is equal to the F2t is equal to the MI1। okay, MI1, clear me? okay, so now from here the thing will become यदि मैं आपकी बात करूं कि what is the Faraday's law, from Faraday law EI is equal to minus d phi t by dt। okay, minus d phi t by dt। okay, we are saying about T, total flux। ओके, द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू NBA। याद रखना, NBA कॉस थीटा भी आएगा, वो बात अलग है, लेकिन इन दिस केसेस कॉस थीटा का फंक्शन रहेगा 1। ओके, सो दिस विल बी द टोटल फ्लक्स NBA। BA नहीं होगा, BA विल बी फ्लक्स ड्यू टू 1 कॉइल, NBA विल बी द टोटल फ्लक्स। ओके, याद रखने का। ओके, सो यहाँ पे अपन लोग टोटल फ्लक्स को ही यूज कर रहे हैं। ओके सर, कितना समझाते हो, कितना समझाते हो। EI वैल्यू कम्स इक्वल टू, M को बाहर निकाल दो, माइनस MDI1 by dt, एंड दिस इज द इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंड कॉइल। ओके, ये है इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंड कॉइल। लिटरली यू कैन सी दैट फ्रॉम दिस फॉर्मूला कि द इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ current in first coil। this is the thing, this is like magic for first timer। okay, जो इसको फर्स्ट टाइम देखते हैं उनके लिए लगता है मैजिक है ये हो कैसे रहा है, लेकिन जो फराडे को अच्छे से समझ गया उसके लिए कोई भी लॉजिक नहीं है ये। इट्स जस्ट लाइक अ रैपर खोलो टॉफी खाओ, रैपर खोलो कैंडी खाओ। ओके, इट्स जस्ट सिंपल लाइक दिस।
इस फंक्शन से ज़्यादा टिपिकल ये टॉपिक है ही नहीं। जिसको फराडे समझ में आ गया, फराडे क्या कहता है, फराडे सेज कि जहाँ जहाँ फ्लक्स का चेंज, जहाँ फ्लक्स का चेंज वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, यहाँ पे ये बोला गया है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है करंट की वजह से, फ्लक्स चेंजेस ड्यू टू द करंट इन फर्स्ट कॉइल, so the induced EMF will be due to the change in first coil, first coil currents। okay, फर्स्ट कॉइल की करंट की वजह से ही तो इंड्यूस्ड EMF होगा। हाँ भाई हाँ सर, कितना इजी है, कितना इजी है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ बच्चों बहुत इजी है। अब देखो यहाँ से आप यदि m की वैल्यू निकालना चाहो तो निगेटिव साइन को छोड़ दो। निगेटिव साइन जस्ट रिप्रेजेंट्स कि इसका नेचर उल्टा है, इसके अपोजिट लगेगा ये। इट जस्ट वांट टू, this induced EMF just want to make this change di by dt जीरो। ओके, इसका नेचर ऐसा होगा कि इस di by dt को अपोज करेगा। कहानी और भी समझाऊंगा आपको, टिपिकल और अभी बनाना है ना। अभी तो आसान हलवा दिखा दिया आपको, अभी हलवा दिखा के जाल में तो फंसा दिया मैंने। अब जाल से आपको बताना भी है कि जाल में फंस चुके हो कैसे। देखो, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, जनरेट हुआ। ओके, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, दैट मीन्स यहाँ पे करंट बनी। पहले कितनी थी, जीरो, अब कितनी है, समथिंग है, I2 है। ओके, ओके, आई मार्क दिस I2 है। क्या यहाँ पे करंट चेंज हुई है? यस, करंट चेंज हुई है, 0 to I2 होगी। ड्यू टू दिस करंट चेंज देयर विल बी अ फ्लक्स चेंज इन फर्स्ट कॉइल। ड्यू टू दिस करंट चेंज देयर विल बी अनदर करंट, there will be another current in first coil which try to oppose this current, this trying to oppose this current। okay, समझ रहे हो कहानी कितनी तेज जाएगी, कितनी तेज जाएगी। और उस करंट को जो बोलते हैं हम, जरा यहाँ पे है ना, यदि बात करें, देखो एक वो होगी करंट। अभी और सुनो, यहाँ पे करंट चेंज हो रही है। ड्यू टू दिस करंट चेंज देयर विल बी सेल्फ इंड्यूस्ड करंट इन दिस कॉइल। एक वो भी तो होगी जो इसका अपोज करेगी, जो इसका अपोज करेगी, दैट करंट आप लोग बोलेंगे एडी करंट उसको। ओके, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है रखती वो चीज़, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं कि जो आपने कल फॉर्मूला निकाला था I = 1/R d phi by dt, दैट करंट वॉज एडी करंट। ये सेल्फ इंड्यूस्ड करंट जो होती है ना, उसको ही हम एडी करंट बोलते हैं। ओके, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट को। ओके, literally sometimes it is like loss, sometimes it is like output। okay, जनरली ये लॉस होता है क्योंकि हम म्यूचुअल इंडक्शन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जनरल यूज लाइफ में अपन लोगों की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिनोमेना दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, कि जो बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हमारी बन चुका है। टेस्ला इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि भाई उसको जो भी देना दे दो, अवार्ड देना है, नाम देना है, कुछ भी देना है, वो सब उसको दे दो, हटा दो उसको। इज इट ईजी टू यू? यस इट इज़। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कहानी की। कहानी आगे बढ़ती हुई जा रही है। समझ में आ रहा है ना आपको? अभी तक समझ में आ रहा है ना? चलिए, हम जो फॉर्मूला निकाल चुके हैं, मैं डेफिनेशन बनाना चाह रहा था म्यूचुअल इंडक्शन की, लेकिन मैं कहीं का कहीं चला गया। म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन आ रही थी EI2 divided by TI1 by dt। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि सेम वे से di1 by dt इज इक्वल टू 1 m per meter per second। sorry, I said meter, this should be second। so at that moment m will become equal to I in second coil। so the coefficient of mutual induction, or we can say the mutual inductance of two solenoids can be defined as the induced EMF in second coil developed due to the unit rate of change, ऐसे बोलो या कि द रेट ऑफ यूनिट चेंज इन करंट इन फर्स्ट कॉइल के यूनिट रेट ऑफ चेंज इन करंट की वजह से, ड्यू टू दैट थिंग
there will be a induced EMF in second coil, and that will be equal to the mutual inductance of the two solenoids, in between the two solenoids. कुछ था इसमें? नहीं था, कुछ नहीं था. ओके, एक चीज देख रहे हो, कुछ नहीं बदला है, बस म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में एक ही बात है कि यहाँ पे दो कॉइल होंगी, वहाँ पे सिंगल कॉइल में होगा. ओके, सो इसकी भी यूनिट क्या होगी? हेनरी होगी. द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज ऑल्सो हेनरी, ओके. एज यू नो और एज यू कैन सी, हम लोगों ने एक चीज़ अभी बताई मैंने कि यहाँ पे एक सेल्फ इंडक्शन भी आएगा, क्योंकि इसमें करंट का चेंज हो रहा है. ड्यू टू दैट करंट चेंज देयर विल बी अ सेल्फ इंडक्शन और देयर विल बी अ म्यूचुअल इंडक्शन ऑल्सो. सो आप ये बोल सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्शन नेवर कम्स अलोन, कभी अकेला नहीं आता. ओके, कभी अकेला नहीं आता, लिटरली बोल रहा हूँ. उसके साथ हमेशा सेल्फ इंडक्शन आएगा. तो आपने जो बोला कि दैट थिंग कि भाई आपका जो phi2 है, ओके, दैट इज इक्वल टू m इंटू I1, ओके, m इंटू I1, वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है. ओके, दैट शुड बी इक्वल टू Li2 ऑल्सो. ओके, और इफ़ यू वांट टू गेट टू नो phi1, सो दैट शुड बी mi2 प्लस Li1. ओके, क्लियरली. तो सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे तो उसी का करंट आएगा जिसका फ्लक्स है, उसी का करंट आएगा. ओके, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे तो करंट उसकी होगी जिसका अपोजिट में फ्लक्स है. ओके, ये याद रखिएगा आप लोग. क्लियरली, आसान हो गया. अब म्यूचुअल इंडक्शन कुछ बचा क्या? नहीं बचा. कल क्वेश्चन करेंगे इस पर, ओके. नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चंस का होगा. ओके, चलिए स्टार्ट करें कहानी आगे की. एसी जनरेटर छोटा सा टॉपिक है. एसी जनरेटर कुछ नहीं है, जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ के आए हो ना, 10th क्लास, दैट थिंग इज एसी जनरेटर. ओके, देखो लिटरली देखो क्या होता है उसमें. आपने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था मोटर पढ़ा था क्या? क्या था मोटर में? टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क डेरिवेशन. अभी याद भी आ रहा होगा इसको देख के फिगर को. यहाँ पे हम वैसे तो कैपेसिटर लगाते हैं जिससे चार्ज हो जाए. ओके, लेकिन कैपेसिटर से हम यहाँ पे एसी जनरेटर कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हम कैपेसिटर से कुछ नहीं मिल पाएगा. यहाँ पे एक सेल लगा देंगे जो चार्ज होता रहेगा. ओके, सो नाउ व्हाट इज दिस थिंग. हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था पिछले उसमें, टॉ इक्वल टू एम बी. एक डेरिवेशन से पढ़ा था कि जो टॉर्क बनता है किसी कॉइल पे इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन देयर इज अ करंट पासेस थ्रू दैट कॉइल. ओके, वो था हमारा जो फॉर्मूला था, वो था उसका ये था आपका हाइड्रोलिक पंप का फॉर्मूला था वो. ओके, जो डेरिवेशन था वो हाइड्रोलिक पंप का, ठीक है, जिसमें हम इनपुट देते हैं करंट को और घुमा देते हैं उधर से. आपका पानी उठाने वाला जो पंप होता है घर में, वो ही था, वो फंक्शन जो था उसका वही फंक्शन था. ओके, लेकिन आज हम कुछ अलग देखने वाले हैं. आज हम देखने वाले हैं जनरेटर, एसी जनरेटर. ओके, हमारे पास एक्चुअली में दो टाइप के जनरेटर होते हैं, एक डीसी जनरेटर, एक एसी जनरेटर. डीसी जनरेटर ऑलवेज जनरेट डीसी करंट. विच करंट? डीसी करंट. विच करंट? DC current. Okay, AC generator always generate AC current. Okay, and you know the value of the property of AC current. What is AC current? Which changes its magnitude as well as with its direction. Okay, जो करंट बेसिकली, तो यदि मैं बात करूँ AC करंट, AC नहीं बोलना चाहिए करंट को, अल्टरनेटिंग करंट बोलना चाहिए, लेकिन जुबान केसरिया. ओके, अल्टरनेटिंग करंट हम क्या बोलते हैं? डेफिनेशन बेसिकली क्या है इसकी अल्टरनेटिंग करंट की? लेट मी टेल यू वन थिंग कि अल्टरनेटिंग करंट कैन बी डिफाइंड एज द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन.
ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, यही है। ओके, जिसकी डायरेक्शन चेंज होती हो, ओके, जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट ना हो, दैट करंट इज अल्टरनेटिंग करंट। ओके, जिसकी मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, ओके, मैग्नीट्यूड मे बी चेंज और नॉट, मैग्नीट्यूड मे बी चेंज और नॉट, इसके ऊपर अपन लोग डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, वी गोइंग टू बी डिस्कस ऑन दिस थिंग इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, जस्ट नो अबाउट थिंग कि एसी क्या है। एसी वो है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, मतलब अपने टर्मिनल्स को चेंज करे, पॉजिटिव कभी निगेटिव, निगेटिव कभी पॉजिटिव, ये याद रखना। उसका जो फंक्शन है ना, वो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, लिटरली ऐसा है। ओके ओके, याद रखिएगा आप। चलिए एसी जनरेटर की बात कर लें हम। तो एसी जनरेटर विच इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच generates AC, okay, alternating current by converting mechanical power into electrical power, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल पावर को ये डिवाइस, और दैट थिंग जनरेट द, दैट्स हाउ इट जनरेट द एसी करंट। ओके, अल्टरनेट बेसिकली क्या है अपन लोग हैं, इसके लिए मैं टेस्ला इसका इन्वेंटर था एसी जनरेटर का। एसी जनरेट करने का श्रेय उसी को जाता है। ओके, वो एडिशन के यहाँ नौकरी करता था, एडिशन की कंपनी में। ओके, यू नो हु इज़ एडिशन? ओके, थॉमस एल्वा एडिशन है ना, इन्वेंटर ऑफ अ बल्ब। ओके, बल्ब जो है आपके घरों में 100 वाट का होगा, 60 वाट का होगा, और अभी तो होते भी नहीं है, कई बच्चों ने देखे भी नहीं होंगे बल्ब क्या होता है सर। ठीक, तो वो उसी की इन्वेंशन है। ओके, तो एट दैट टाइम की वो बहुत बड़ा अमीर आदमी था एडिशन, और वो पूरे अमेरिका में जहाँ पे भी लाइट जाती थी तो उसी की कंपनी थी जो लाइट प्रोवाइड करती थी। बट इट वॉज सो एक्सपेंसिव एज नॉर्मल पीपल कैन नॉट बाय द लाइट, ओके, कैन नॉट इलेक्ट्रिसाइज इट्स होम, ओके, देयर होम्स। तो जो टेस्ला था उसने एडिशन को बोला कि आई हैव सम आइडिया टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी चीपर देन दैट थिंग। ओके, तो एडिशन को गुस्सा आ गया कि ये मेरी कंपनी को बैठाएगा, ओके, ख़त्म करेगा। तो टेस्ला को उसने जॉब से निकाल दिया। टेस्ला अपनी कंपनी बनाया एक दो के साथ मिलके, एंड ही जनरेट द एसी जनरेटर। ओके, उसने उसको बनाया एसी जनरेटर को, और पूरी अमेरिका में बता दिया कि एडिशन से सस्ती करंट मैं दूंगा। ओके, ठीक है, ज़्यादा थ्योरी जो मैंने बताई आपको भी स्टोरी, उसको एकदम अथार सत्य मत मान लेना, इसमें मैंने कुछ मिर्च मसाला डाला है। ओके, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा ही था कुछ। ओके, जॉब पे काम करता था एडिशन की, और जॉब पे से निकाला भी गया था एडिशन की कंपनी में से। ओके, ये तो बात सच्ची है, ठीक है। तो मिर्च मसाला कुछ डाला हुआ है, आप समझ लेना। ओके, एसी जनरेटर बनाने वाला भी टेस्ला ही था, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट हाउ ही डज दिस थिंग। वो गया झरने के पास, वाटरफॉल, यू नो वाटरफॉल माउंटेन्स की तरफ बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो वाटरफॉल में गया, वाटरफॉल के नीचे उसने एक लगा दिया अपना ये डिवाइस, ये हत्था लगाया बेसिकली, दिस इज हैंडल, मूविंग हैंडल। ओके, दिस मूविंग हैंडल उसने जाके लगा दिया। ओके, बेसिकली हम इसको बोलते हैं टरबाइन, ठीक है, जो घूमती है। टरबाइन में लगे होते हैं विंग्स, पंखे। ओके, और वे घूमते हैं, पानी गिरता है उन पे, पंखों पे पंखे घूमते हैं। ओके, बहुत तेज़ी से घूमेंगे, पानी तो गिर ही रहा है ना। अब इसके घूमने से क्या होगा, ध्यान से सुनते जाओ। अब कहानियाँ हैं, कहानियाँ। ओके, ये घूमा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, N2S मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसने क्या किया, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाई। टेस्ला ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाई। नाउ द कॉइल इज रोटेटिंग, एज द कॉइल इज रोटेटिंग, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड magnetic field, okay, this is y axis, x, z, this is the things, okay, these three the axes। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या चेंज होगा? क्या एरिया वेक्टर ऐसे घूमेगा? यदि मेरा कॉइल ऐसे था,
कॉइल ऐसे घूम गया तो एरिया वेक्टर भी ऐसे घूम गया, ऐसे ऐसे, हाँ या ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो N2S रही, N2S रही है ना, वो तो ऐसे ही रही, ये देखो वो ऐसे आ रही है, एरिया वेक्टर ऐसे। अभी थोड़ी देर बाद B ऐसे ही है, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, थोड़ी देर बाद B ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, ओके ऐसे ऐसे, बीच का एंगल 180, थोड़ी देर बाद B ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, थोड़ी देर बाद ऐसे, ठीक। तो एंगल इज चेंजिंग बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है। नाउ लेट जस्ट थिंक अबाउट इट कि फाई का फॉर्मूला क्या है। दिस इज बी ए cos थीटा। If theta is changing, if theta is changing, if theta is a variable, if theta is a variable with respect to time, so there will be a change in phi. There will be a change in phi. Okay, clear है? बहुत बढ़िया। If theta is changing, there will be a change in phi. So there will be an induced EMF in the circular coil. समझ में आया क्या? कॉइल के अक्रॉस, इस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बनी है, एरिया वेक्टर कांस्टेंट बना है, बट ड्यू टू द चेंज इन थीटा द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स, there will be a change in flux across this coil, and if the flux changing across a coil, there will be an induced EMF inside it. Okay, clear है? Okay, if it is rotating like this omega with omega velocity. Okay, right now I'm not talking about the direction of the currents. Okay, अपन लोग वो नहीं सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। ओके, इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, angular velocity. So what is the formula of angular velocity? This is the formula of angular velocity, omega equal to angular displacement upon time, angular displacement upon time, okay, theta by t. So now from here we can say that theta equal to omega by t. Let's just put that thing in the equation, above equation, okay, cos omega t. I am talking about the total flux. If there are n numbers of coil, यदि यहाँ पे कॉइल जितनी है, तार जो लपेटा है ना, n है, n टर्न्स है, ओके, ये n नंबर्स ऑफ कॉइल्स हैं, ओके, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा जरा सोचो, वो होगा NBA cos omega t. Are you getting my point? Are you getting my point? क्लियर है ना ये चीजें? Okay. As you know that theta is changing, omega t is changing, as well as so phi is changing. So from Faraday's law, what does the Faraday says? The Faraday said that EI equal to t phi by dt, and this should be total flux. This should be total flux. So from here we know the value of total flux, that is minus NBA d by dt cos omega t. Are you getting my point? Are you getting my point? Okay, बहुत बढ़िया. The differentiation of cos omega t. What will be the differentiation of cos omega t? And आप लोग पढ़ चुके होंगे ये सब चीज़ें. cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है sin ओमेगा टी विद एन ओमेगा, ओके। कैसे रखते हैं? चेन रूल लगाते हैं। क्या रूल लगाते हैं? चेन रूल, आप लोगों को पता होगा। और cos ओमेगा टी का, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है? पहली बात तो cos थीटा की बात करो, cos थीटा का डिफरेंशिएशन है sin थीटा, ओके। यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी का एक बार फिर से होगा डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ओमेगा, ओके। So that's how the chain rule works. माइनस और माइनस दोनों हट जाएंगे, हट गए माइनस, देयर विल बी टू माइनसेस, ओके। आप लोग लगा भी सकते हो, ये लगा लो, ओके। सो दिस माइनस विल बी कैंसल्ड, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज द induced EMF inside the coil, एन बी ए sin omega t, sin omega t. Clear है? Is it clear to you? Okay. These things are the slip rings. Okay. Slip rings. मैं आपके लिए इसमें फिगर डाल दूंगा. Okay.
आप लोग ताकि देख सको एसी जनरेटर की एक्चुअल फिगर कैसी होती है। इतनी अच्छी नहीं होती जितनी मैंने बनाई है, इससे थोड़ी और अच्छी खूबसूरत फिगर होगी। ओके, एज यू नो आई एम अ बैड आर्टिस्ट। बैड नहीं, लिटरली बैड का जो सुपीरियर फॉर्म होता होगा ना, उसको लगा लो मेरे ऊपर, ठीक है। हाँ, बहुत गंदे से भी गंदा आर्टिस्ट हूँ मैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना समझा दूंगा आपको कि ये होती है स्लिप रिंग्स। ओके, इसमें क्या होता है, हमारा जो ये है रॉड है वो ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा। ओके, सो हाफ टाइम इसके हाफ टाइम जब वो रोटेट करेगा यहाँ तक, ठीक है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक फंक्शन बना रहा है वो आई के साथ एक फंक्शन बना रहा है, ओ या ओ ई आई के साथ एक फंक्शन बना रहा है थीटा के बदलते बदलते यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा जो है साइन थीटा 180 डिग्री का है, दिस इज 0, दिस इज 180, और यहाँ पे 270 आ जाएगा, यहाँ पे 360 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है चीज़? ये समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया। यदि समझ में आ रही है तो बहुत आसान हो जाएगा। 0 से 180 तक साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव। साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव। दैट मीन्स in this case EI will be positive, induced EMF will be positive in this case। इससे आगे क्या रहेगा? साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। सो इन दैट केस EI विल बी नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, EI। ओके, और यदि मैं करंट की बात करूँ तो करंट भी सेम चीज़ पे जाएगी। इंड्यूस्ड करंट भी कैसे जाएगी? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक करंट कैसी रहेगी? पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। यही तो हम चाह रहे थे। हमारी करंट कैसी आए? टर्मिनेट कर, अपने टर्मिनल चेंज करती हो। हाफ पार्ट में पॉजिटिव हो, हाफ पार्ट में नेगेटिव हो, हाफ पार्ट में पॉजिटिव हो, हाफ पार्ट में नेगेटिव हो। ओके, क्लियर है? बेस्ट थिंग है ये आपके लिए, बहुत बढ़िया। ओके, और चीज़ देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू 90 तक इंक्रीज होती है और देन डिक्रीज होती है। आप लोग जानते हैं ना ये थिंग? हाँ, 0 से 90 तक इंक्रीज करेगी साइन की वैल्यू एंड देन 90 टू 180 डिक्रीज करती है। क्या यहाँ पे ये चीज़ है? साइन का फैक्टर मतलब ये साइन मल्टीप्लाई हो रहा है EI में, साइन इज मल्टीप्लाइंग विद EI, सो व्हेन साइन इंक्रीजिंग EI विल इंक्रीज, व्हेन साइन डिक्रीज EI विल डिक्रीज, व्हेन साइन 0 दिस थिंग 0। इंड्यूस्ड EMF 0 भी होगा कुछ सेकंड्स के लिए, ये चीज़ होगा। ये समझ में आई? ओके, ऐसे ही करंट भी होगा, करंट भी तो इसी का फंक्शन होगा। कैसे? देख लो पहले, इसको समझ में आ गया ना? अब मैं फिगर हटा दे रहा हूँ, फिगर को कोई काम धंधा है नहीं बचानी आप लोगों के लिए। देखो, इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सोचो जरा। ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? π/2। ओके, π/2 कह सकते हो, 90 डिग्री। सो साइन π/2 की वैल्यू क्या होगी? 1। ओके, सो एट दैट मोमेंट EI क्या होगा? NBA ओमेगा। दिस विल बी द मैक्सिमम maximum induced EMF. This will be the maximum induced EM. Okay, that will be NBA omega. As you know, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं होती वो एक्स साइन की वैल्यू, है ना? इससे कम हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं होगी। तो इंड्यूस्ड EMF इससे भी ज़्यादा नहीं होगा NBA ओमेगा से। ओके, और द E0 will be 0. Clearly, this is EM, so I can write that equation as EI equal to EM sin omega t. Can I write it like this? Please allow to me to write this thing as like this, EM sin omega t. So now from Ohm's law, E equal to होता है IF. E है क्या यार? EMF ही तो है। What is EMF? Maximum potential difference, that is V maximum की वैल्यू हम E से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। Okay, so now from here we can write it as EI will be equal to IIR, IIR आया ना? या एक काम कर लो, चलो लिख लिया IIR, ठीक है। EM हाँ साइन ओमेगा टी, ठीक है। कोई मराठी स्टूडेंट मेरा देख रहा होगा तो वो कह रहा होगा कि सर आई कहाँ आई? आई तो नहीं आई, है ना? इन मराठी आई मतलब मम्मी। ओके, चलिए आर को इस तरह भेज दो। EI इंड्यूस्ड EMF विल कम इक्वल टू
ई एम इंटू आर साइन ओमेगा टी। मैंने आर की मल्टीप्लाई गलत कर दी था, सॉरी, दैट वाज अ फॉल्ट। ओके ओके, सो नाउ ई एम इंटू आर, व्हाट विल बी दैट? दैट विल बी द मैक्सिमम करंट, आई थिंक सो। ओके, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना, ये गड़बड़, सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे की लोगे जान क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती कर दी तो क्या हुआ, ठीक। ई आई बाई आर साइन ओमेगा टी। ओके, so from here you can say that this em by r, maximum induced emf divided by the resistance of the circuit, which will gives us maximum current, which will be give to us a maximum current, im sin omega t, im sin omega t। क्लियरली आपको साफ साफ दिख रहा है, ये चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही? साफ दिख रही है ना? इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। हाँ जी, पूरा चैप्टर इसी पे बेस होगा, इसी इक्वेशन पे जो आप देख रहे हो, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी, या मैं इसको आई नोट भी बोल सकता हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। ओके, सुनाओ, देखो याद रखो एक चीज़, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। टिप, व्हाट इज टिप? ध्यान सुन लो, जब भी कहीं पे भी किसी भी इक्वेशन में साइन का फंक्शन दिख जाए, साइन का फंक्शन दिख जाए, जस्ट डू वन थिंग, ये इक्वेशन ठोक दो, ये वेव, ये जो है ना, ये ग्राफ बना दो। दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन, आप लोगों को पता होगा ना, ये साइन का ग्राफ होता है, ये कॉस का ग्राफ होता है ना, ये टेन का ग्राफ होता है, कुछ ऐसा ठू ठू ऐसे करके। ओके, लाइक दिस थिंग। ओके, तो अपन लोगों को साइन मिल रहा है, जब भी साइन मिले फिजिक्स में, कहीं पे भी साइन मिले, ठोक दो ऐसे, ठोक दो। दिस विल बी द मैक्सिमम आई, सो दिस विल बी, क्या होगा ये सोचो, यदि मैं एंगल की बात करूं, मतलब थीटा की, थीटा की बात करूं, तो ये कितना होगा, पाई बाई 4। ओके, दिस विल बी मैक्सिमम आई इन निगेटिव डायरेक्शन, आई एम माइनस का, तो ये कितना होगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2। ओके, सॉरी यार, पाई बाई 4 लिख दे रहा हूँ, पाई बाई 2 लिखना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, यहाँ पे फिर से एक पाई, तो 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे 2 पाई, 360 डिग्री, ये 270 पे होगा मैक्सिमम। साइन 270 की वैल्यू -1, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है ना, तो दिस विल बी माइनस आई एम, -1 होगी ना, इस फंक्शन को -1 कर दो बस, आई एम इंटू -1। ओके, सो दिस इज द थिंग्स। देखो हाई पाई, पाई पे कितना होना चाहिए था, साइन पाई की वैल्यू 0, आई शुड बी 0 एट पाई। ओके, मतलब ऐसे था, ऐसे हो गया, दिस विल बी पाई, दिस विल बी 180 डिग्री एंगल पे घूम जाना, दिस विल बी पाई। ओके, मैं आपकी तरफ हूँ, जब लिखूंगा तो 180 डिग्री पे घूमता हूँ, दिस इज पाई, दिस इज पाई। ओके, और ऐसे घूम क्या, फिर से यहीं पे आ गया। ओके, एक पूरा सर्किल ले लिया, तब भी 0 होगा, तब भी 0 होगा, ठीक है, शुरुआत में 0 था, फिर ऐसे घूम के यहाँ पे पहुँचा, तो दिस इज मैक्सिमम। ओके, फिर ऐसे घूम के इधर आया तो 0 हो गई, फिर इधर गया तो निगेटिव में मैक्सिमम, फिर इधर आया 0। क्लियर है? क्लियर है? ये फंक्शन है। ओके, अब नाउ इसको मैं टी की फॉर्म में करूँ, व्हाट इज टी? टी इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। आपको पता है यार टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है यार, 2 पाई अपॉन ओमेगा। याद रखो इस फॉर्मूले को, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 2 पाई अपॉन ओमेगा। पुट द वैल्यू हियर, पुट द वैल्यू हियर, ओमेगा की वैल्यू रख दो, चलो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ओमेगा की वैल्यू रखो यहाँ पे। ओके, और टी को भी टी रख दो, या टी को कुछ भी रखो। आपके लिए मैं और थोड़ा सा डीप में जाता हूँ, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी। व्हाट इज टाइम? टाइम पीरियड क्या होता है? जिसमें एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट हो जाए, जहाँ पे इनिशियल फेज में था वहीं पहुँच जाए। देखो ये वह टाइम पीरियड है नो, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव में जा रहा है, यहाँ से पॉजिटिव में चला था, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव में चल रहा है, तो दिस इज द टाइम पीरियड। ये पूरा फंक्शन क्या होगा, टाइम पीरियड का। क्लियर? ओके, सो नाउ जस्ट थिंक कि यहाँ पे टाइम के कितने फैक्टर दिख रहे हैं, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, मतलब 4 इक्वल फैक्टर है। सो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे t/4 लिख सकता हूँ, t से t कटेगा, पाई बाई 2 आ जाएगा,
है ना, आ जाएगा। मतलब सोचो यार, दिस इज T/4, दिस इज T/2, दिस इज 3T/4 एंड दिस इज T, दिस इज T। क्लियर है? टी के भी डायमेंशन में आपको समझ में आ गया, एंगल के भी डायमेंशन में समझ में आ गया। दिस इज द करंट का जो ये ग्राफ है, और सेम ग्राफ बनेगा किसका भला, सेम ग्राफ बनेगा V का या EM का, ओके, E का या टाइम, दोनों के रेस्पेक्ट में बना दिया हूँ मैं। सेम ग्राफ बनेगा बट वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे EM की ग्राफ के बनेगा, ठीक है, सेम ग्राफ सेम, वैल्यू अलग। सॉरी, एक्चुअली मैं अब हो रहा है खाने का टाइम, तो मैं जाऊँगा खाना ठीक। हाँ, आपका एक लेक्चर बना दिया है मैंने, और काफ़ी ज़्यादा हो गया है। AC जनरेटर ख़त्म है और कुछ नहीं है, थ्योरी होती है कुछ इसमें AC जनरेटर में, तो थ्योरी आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ दे दूँगा लिखने के लिए, ठीक है। तो या फिर NCERT की बुक में से आप उतार सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, इसको उतार लो अच्छे से, इसके नोट्स बना लो, और कल को मिलते हैं। कल को हमारे न्यूमेरिकल होंगे, म्यूचुअल पे होंगे, सेल्फ पे होंगे, फराडे पे भी होंगे, AC जनरेटर पे भी होंगे, ओके। तो मिलते हैं कल को। थैंक यू एवरीवन।